नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। कल हमने हल्दी घाटी के महासमर के बारे में पढ़ा और आज हम महाराणा का महाप्रयाण देखते हैं। महाराणा का महाप्रयाण। मुझे हैरत हुई जब एक हिंदू नामधारी मित्र ने महाराणा प्रताप को महान कहे जाने पर टिप्पणी की कि जो प्रताप अकबर के भय से वन वन भटकते फिरे, आप उनको महान कैसे कहते हो। आधुनिक विद्यालयों और महाविद्यालयों से पढ़कर निकले इन मित्रों को महानता की परिभाषा समझाना सचमुच बहुत कठिन है। मूर्धन्य साहित्यकार स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता है महाराणा का महत्व, जिसमें उन्होंने अकबर और अब्दुल रहीम खान खाना के बीच हुई बातचीत का वर्णन किया है। रहीम मेवाड़ अभियान से असफल होकर लौटे थे, बीमार भी थे, तन से भी और मन से भी। हुआ कुछ यूं था कि 16 जून 1580 को जब अजमेर के सूबेदार दस्तम खान की मृत्यु हो गई, तब अकबर ने उसके स्थान पर रहीम को अजमेर का प्रमुख बनाकर भेजा। वह उसके पूर्व जब 1579 में शहबाज खान प्रताप को कुचलने हेतु नियुक्त हुआ था, तब भी उसके साथ थे। अजमेर के सूबेदार अर्थात प्रताप के विरुद्ध अभियान के प्रमुख थे। अब रहीम एक दिन जब वह शेरपुरा में सुकुट व ठहरे हुए थे, तभी प्रताप के बड़े बेटे कुंवर अमर सिंह ने उन पर हमला बोल दिया। रहीम को पराजित होकर पीछे हटना पड़ा, किंतु उनकी पत्नी और बच्चे राजपूतों की गिरफ्त में आ गए। प्रताप को जैसे ही ज्ञात हुआ, उन्होंने पूरे परिवार को ससम्मान रहीम के पास भेज दिया। रहीम के मशहूर पदों में से एक पद उसी समय उनके मुंह से निकला था, धर्म रहसी रहसी धरा, जिस खज्जा से खुरसान, अमर विंसंबर ऊपरे रखियो नहचो राण। अर्थात इस संसार में जब कुछ नश्वर है, सब कुछ नश्वर है, भूमि और धन चले जाएंगे, परंतु भलाई सदा रहती है। उसके बाद वे अजमेर रहे, पर प्रताप के विरुद्ध कुछ नहीं किया। अंततः अस्वस्थता के बहाने वापस आगरा पहुंच गए। हम बात कर रहे थे प्रसाद जी की उस कविता की, तो उसका भाव कुछ यूं था। अकबर ने पूछा, आपका स्वास्थ्य कैसे बिगड़ गया। सवाल के जवाब में रहीम ने जवाब दिया, जहां पना सही बात आपको पसंद नहीं आएगी, अतः ना पूछे तो उचित होगा। लेकिन अकबर के आग्रह पर बोले कि शहंशाह, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा शत्रु मिला है। पर्वत की कंदरा ही जिसके महल हैं, वन ही उद्यान है और फल फूल घास ही जिसका आहार है, लेकिन जिसके पास ईमान है, दिल है। कविता का एक अंश इस प्रकार था, राजकुंवर ने बेगम को बंदी किया, फिर भी सादर उसे भेजकर पास मेरे मुझको कैसा है लज्जित किया। मनोवेदना से मैं व्याकुल हो उठा, इसलिए ये रोग हुआ है असल में। यही है महानता की भारतीय परिभाषा, जिसे मुझ जैसे अनपढ़ देहाती समझ सकते हैं, किंतु पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से निकले सेकुलर बुद्धिजीवी नहीं। उन्हें तो स्त्रियों को माले गनीमत कहकर लूट का माल समझने वाले लोग ही महान लगेंगे। खैर, प्रतिक्रिया देने वाले उन जैसे मित्रों की जानकारी के लिए बता दूं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी मान सिंह महज गोगुंदा पर कब्जा जमा पाया, और वह भी मान सिंह के जाते ही वापस प्रताप ने जीत लिया। बाद में अकबर स्वयं आया और उसने गोगुंदा, मोही, उदयपुर का जूता। बूंदी के अतिरिक्त सारे राजपूताने पर उसका कब्जा तो हो गया, लेकिन जैसे ही उसने पीठ फेरी, एक बार फिर उदयपुर और गोगुंदा प्रताप के कब्जे में आ गए। 15 अक्टूबर 1570 को नियुक्त किए गए शहबाज खां को अवश्य कुछ सफलताएं मिली। उसी समय का वह प्रसंग कहा जाता है जब राणा के बच्चे घास की रोटी खा रहे थे और वह रोटी भी बन बिलाव छीन कर ले गया। यह दृश्य देखकर क्षणिक कमजोरी के क्षणों में उन्होंने अकबर को समझौते का पत्र लिख दिया। ये एक गलत बात है, उन्होंने अकबर को समझौते का पत्र नहीं लिखा था, बल्कि अकबर ने अपने यहाँ अफवाह फैलाई कि महाराणा ने मुझे समझौते का पत्र लिखा है, और इतिहासकार ने इस बात की पुष्टि भी नहीं की। केवल अंग्रेजी इतिहासकार कर्नल टॉड ने लोकोक्ति कहकर वर्णन किया है और बीकानेर के इतिहास में उल्लेख है। जो भी ही प्रसंग कुछ इस प्रकार है। प्रसन्न अकबर ने उस पत्र की जानकारी बीकानेर नरेश राय कल्याण मन के छोटे बेटे राय पृथ्वीराज को दी, जो अच्छे कवि भी थे। पृथ्वीराज को प्रताप में आगाध श्रद्धा थी, वो उस समय वहीं पे थे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने 4 पंक्तियां लिखकर प्रताप के पास पहुंचा दी। प्रताप ने कोई पत्र नहीं लिखा था, वो उस अफवाह को सुन के उन्होंने ये लिखा, पातल जो पत्साह बोले मुख हुंता बयण, मियर पछ मदिस माह उगे कासप राववत,
पटकू मूछा पाड़ कै पटकू निज तन करद दीजे लिख दीवान इन दो महली बात हिक। मेरे लिए विश्वास करना कि प्रताप ने अकबर को बादशाह कहकर संबोधित किया उतना ही असंभव है जितना कि सूर्य को पश्चिम में उदित होते देखना। हे दीवान मुझे बताइए। दीवान ये शब्द प्रताप के लिए है। उन्हें भोले बाबा का दीवान बोला जाता था, एक लिंग का दीवान। वह एक लिंग मंदिर कुंभलगढ़ किले में है। मुझे बताइए कि मैं अपनी मूंछों पर ताव देता रहूं या अपनी गर्दन पर तलवार का प्रहार कर दूं। कहते हैं कि इन पंक्तियों को पढ़कर प्रताप जागृत हुए और उन्होंने भी जवाब लिख भेजा। तुरक कहा सी मुख पर तो इण तनसु इकलिंग उगे जाहि उगसी प्राची बीच पतंग खुशी हूत पाथल कबद पटको मूछा पाड़ पचटन है जयते पतो कलमा सिर के वाण। भगवान एकलिंग की कृपा से इस मुंह से बादशाह के लिए सदा तुर्क संबोधन ही निकलेगा और सूर्य भी सदा पूर्व में ही उदित होगा। जब तक मुगलों के सिर पर प्रताप का खड़ग नाच रहा है तब तक आप खुशी खुशी अपनी मूंछों पर ताव देते रहो। ये था महाराणा प्रताप का। ये संवाद हुआ या नहीं हुआ इसको लेकर इतिहासकार जो भी कहे, लेकिन इतना तय है कि अकबर के अधीन रहने वाले राजपूतों में भी प्रताप के प्रति अतिशय सम्मान का भाव था। यही कारण है कि उनमें से कईयों ने बाद में स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। शक्तिशाली शत्रु के सामने न झुकते हुए पर्वतों की कंदराओं से जिस छापामार युद्ध शैली का श्री गणेश महाराणा प्रताप ने किया उसे ही बाद में छत्रपति शिवाजी ने अपनाया। आपको जानकारी के लिए बता दूं, शिवाजी भी सिसोदिया परिवार से ही थे जो राजस्थान से महाराष्ट्र आए थे और प्रसिद्धि व विजय प्राप्त की। इतिहास कहता है कि शहबाज खां के बाद दस्तम खां, फिर रहीम और सबसे बाद में राव जगन्नाथ को अजमेर का प्रमुख बनाकर प्रताप का मुकाबला करने भेजा गया, लेकिन अंततः अकबर की इन मुहिमों में तंग आ गया। अकबर ही मुहिमों में तंग आ गया। भाई सेना भेज रहा, उसका पैसा खर्च हो रहा है और कोई लाभ मिल नहीं रहा। और 1585 के बाद जो प्रताप को बिल्कुल ही निरंकुश छोड़ दिया, वो अब जीत नहीं पाया तो उन्हें थोड़ा छोड़ो। 1590 आते आते केवल चित्तौड़, अजमेर और मंडलगढ़ को छोड़कर शेष राजपुताने पर एक प्रकार से महाराणा का निष्कंटक राज हो गया। यहाँ तक कि जयपुर से 55 मील की दूरी पर स्थित धनवान नगर मालपुरा को भी उन्होंने लूट लिया। लूट लिया एक गलत शब्द है, उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया जो उन्हीं का था। श्री लाल कृष्ण अडवाणी ने अपनी आत्मकथा में एक रोचक प्रसंग का वर्णन किया है। महाराणा प्रताप के राज में मेवाड़ को वहां के योद्धाओं के शौर्य एवं वीरता के चलते समूचे राजपुताने में गर्व से देखा जाता है। इसके विपरीत जयपुर राज्य का सम्मान नहीं था, क्योंकि वह सदैव दिल्ली के मुगल शासकों के सामने झुकने को तैयार रहता था। उस समय एक दौर ऐसा आया जब दिल्ली के शासकों ने जयपुर के महाराजा को सवाई उपाधि से विभूषित कर दिया, जिसका भाव यह था कि अन्य राजाओं की हैसियत एक के बराबर होगी, परंतु जयपुर के राजा की सवाई यानी एक और चौथाई। लेकिन इस घटना के बाद राजस्थान की सभी रियासतों ने भी एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे सा शब्द का उच्चारण ही बंद कर देंगे, सा को वे हा उच्चारण करेंगे। तो स्वाभाविक ही जयपुर के मुगल परस्त राजा को भी उन्होंने सवाई की जगह हवाई कहना शुरू कर दिया। राजस्थान के कई इलाकों में राजस्थान आज बोला जाता है, 1947 पहले से राजपूताना बोला जाता था, इसे मत भूलिए। और उसकी सीमा रेखा एमपी और यूपी तक थी। लंबे समय तक सा को हा कहने की राजस्थान में राजपूताने में परंपरा जारी रही। अपने सहयोगियों को सम्मान देने में भी राणा प्रताप का कोई सानी नहीं था। हल्दी घाटी का युद्ध हो अथवा शहबाज खां के नेतृत्व में आई मुगल सेना के साथ छापा मार गोरिल्ला युद्ध का दौर, भीलों ने सदैव उनकी रक्षा कवच का काम किया। तो प्रताप ने भी भील योद्धा पुंजा को अपने समकक्ष पदवी दे डाली। पुंजा भील से राणा पुंजा बना दिया। उस दौर में कौन कल्पना कर सकता था इस सामाजिक विषमता की। क्या इस वृत्तांत से हमें राम और सबरी का प्रसंग याद नहीं आता? शायद इसलिए देश की अधिसंख्य जनता तो महाराणा प्रताप के त्याग, तपस्या और शौर्य को ही महान मानती आई है और महान मानेगी। मानते रहे सेकुलर ज्ञानी माने लोग अकबर को महान। अंत में उनके मुश्किल दौर के अनन्य सहयोगी भामाशाह का पुण्य स्मरण। बहुत से लोग उन्हें केवल दानवीर के रूप में जानते हैं, दरअसल वे उनके कदम कदम पर सहयोगी रहे। जब शहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर हमला किया था तब वहां के सेनानायक भामाशाह ही थे। कुंभलगढ़ के घेरे से सकुशल निकलकर भामाशाह मालवा चले गए, जहां रामपुरा के राव दुर्गा ने उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में रखा।
किंतु जैसा कि सर्वविदित ही है कि बाद में वे चूलिया पहुंचकर प्रताप से मिले और उन्हें 25 लाख रुपए और 20,000 मोहरें समर्पित की। इस धन की सहायता से महाराणा ने अपनी सेना दुगनी की और फिर सुल्तान खान के नेतृत्व वाली सेना को परास्त कर डिबेर के युद्ध दुर्ग पर आधिपत्य किया। इस युद्ध में सेनापति सुल्तान खान प्रताप के पुत्र अमर सिंह के हाथों मारा गया था। इतना ही नहीं, भामाशाह के भाई ताराचंद ने भी शाहबाज खान से मालवा के बस्ती नामक ग्राम में सीधी टक्कर ली थी। घायल ताराचंद की राव साईदास ने सेवा शुश्रूषा की व ठीक होने पर उन्हें महाराणा की नई राजधानी चबन दिलाया गया। यही 1597 में जब शिकार के दौरान एक चीते पर तीर मारने के लिए प्रताप ने शरीर पर अत्यधिक जोर डाला तो मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और थोड़े दिन अस्वस्थ रहकर 19 जनवरी 1597 को 57 वर्षीय महाराणा प्रताप ने अपनी जीवन यात्रा पूर्ण की। नमस्कार। आज महाराणा प्रताप के प्रयाण में यहीं तक। अगली बार मिलेंगे महाराणा प्रताप के तेजस्वी वंशज, इस सिसोदिया वंश के तेजस्वी वंशजों के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।